नमस्कार। आज बात करते हैं भारत की एक बहुत ही अनोखी कहानी की। ये कहानी किसी राजा महाराजा या किसी जंग की नहीं है, नहीं, ये कहानी है शब्दों की। और खास तौर पर ये कहानी है प्रयोजन मूलक हिंदी की। ये वो भाषा है जो असल में भारत की पूरी सरकारी मशीनरी को चलाती है। तो चलिए इसी एक बड़े सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जहां हर कुछ किलोमीटर पर बोली बदल जाती है, जहां इतनी सारी भाषाएं हैं, वो देश एक होकर एक आवाज में एक साथ काम कैसे करता है? ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं था। आजाद भारत के सामने जो सबसे बड़ी चुनौतियां थीं, उनमें से ये एक थी। और इसी बड़ी चुनौती का जवाब हमें एक खास कॉन्सेप्ट में मिलता है, और वो है प्रयोजन मूलक हिंदी। तो सवाल उठता है कि भाई आखिर ये है क्या भला? चलिए इसको जरा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, ये जो शब्द है ना, प्रयोजन मूलक, इसका सारा राज इसी में छिपा है। ये बना है प्रयोजन से, जिसका सीधा सा मतलब है पर्पस, ऑब्जेक्टिव या कह लीजिए मकसद। तो प्रयोजन मूलक हिंदी हिंदी का वो रूप है जिसे एक बहुत ही खास मकसद के लिए बनाया गया। ये साहित्य वाली या कविता वाली या फिर रोज की बोलचाल वाली हिंदी नहीं है। नहीं, इसे विशुद्ध रूप से सरकारी कामकाज, दफ्तरों के बीच बातचीत और तकनीकी शब्दों के लिए तैयार किया गया। मतलब यूं समझिए कि ये भाषा का एक स्पेशलाइज्ड टूल है, एक औजार। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका एक उदाहरण से है। सोचिए, एक तरफ किसी महान कवि की कविता है और दूसरी तरफ एक वॉशिंग मशीन का इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। तो दोनों में शब्द है ना, पर एक का मकसद है दिल में भावनाएं जगाना और दूसरे का मकसद है एकदम साफ साफ बिना किसी कंफ्यूजन के निर्देश देना। बस प्रयोजन मूलक हिंदी वही इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जो पूरे देश की मशीनरी को चलाने में मदद करती है। तो अब सवाल ये है कि आखिर इस खास इंस्ट्रक्शन मैनुअल वाली हिंदी की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसे समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। चलिए चलते हैं साल 1947 के दौर में। देखिए, 1947 में आज़ादी तो मिल गई, भारत एक राष्ट्र तो बन गया, लेकिन उसे एक धागे में पिरोना, एक सूत्र में बांधना अभी बाकी था। इतने विशाल और विविधताओं से भरे देश को चलाने के लिए एक कॉमन भाषा की जरूरत थी। सोचिए, एक ऐसी प्रशासनिक भाषा जिसमें दिल्ली से भेजा गया कोई आदेश कन्याकुमारी में भी ठीक वैसा ही समझा जाए जैसा दिल्ली में समझा गया था। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और इस भाषाई पहेली को सुलझाने का जिम्मा हमारी संविधान सभा ने अपने कंधों पर लिया। और यकीन मानिए, ये रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। ये रास्ता लंबी लंबी बहसों, कई असहमतियों और फिर आखिर में एक ऐतिहासिक समझौते से होकर गुजरा। ये सफर शुरू होता है 1946 में, जब संविधान सभा ने अपना काम शुरू किया। कई सालों तक इस पर जबरदस्त बहस चली। आखिरकार 14 सितंबर 1949 को एक फॉर्मूले पर सब राजी हुए। फिर 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो इस फॉर्मूले को बाकायदा कानूनी शक्ल दी गई। और फिर कहानी में आता है साल 1965, एक ऐसी तारीख जो इस पूरी कहानी का रुख बदलने वाली थी। इस पूरी कहानी का, इस पूरी बहस का जो केंद्र बिंदु है, वो है एक नंबर, 343। जी हाँ, 343। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे संविधान का वो अनुच्छेद है जिसने भारत की राजभाषा की नींव रखी। तो अनुच्छेद 343 ने क्या किया? इसने एक बहुत ही सूझबूझ वाला दो तरफा समाधान दिया। पहला ये कि देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी संघ की यानी केंद्र सरकार की राजभाषा होगी। और दूसरा, और ये बहुत ज़रूरी था, कि देश का कामकाज बिल्कुल भी न रुके, इसलिए अगले 15 सालों तक सारे सरकारी कामों के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल भी जारी रहेगा। ये एक तरह से एक पुल बनाने जैसा था, एक भाषा से दूसरी भाषा तक जाने के लिए एक 15 साल लंबा पुल। लेकिन देखिए, सिर्फ कागज पर नियम बना देना ही काफी नहीं होता। उस नियम को जमीन पर उतारने के लिए, हकीकत में लागू करने के लिए एक पूरा सिस्टम बनाना पड़ता है। और यहीं से शुरू होता है आयोगों और अधिनियमों का, यानी कमीशंस और एक्ट्स का दौर। हमारे संविधान की खूबसूरती यही है कि उसने सिर्फ मंजिल तय नहीं की, बल्कि वहां तक पहुंचने का रास्ता भी दिखाया। अनुच्छेद 344 में ये व्यवस्था की गई कि समय समय पर आयोग बनाए जाएंगे जो ये देखेंगे कि हिंदी का इस्तेमाल कितना आगे बढ़ा है और आगे क्या करने की जरूरत है, एक तरह का प्रोग्रेस चेक। और इसी प्रोसेस के तहत 1955 में पहला राजभाषा आयोग बनाया गया।
और इस आयोग की सोच वाकई काफी दूर तक की थी। जरा इनकी सिफारिशें तो देखिए। सरकारी काम में धीरे धीरे हिंदी का इस्तेमाल बढ़ाया जाए, विज्ञान और तकनीक के लिए हिंदी में नए शब्द बनाए जाएं, स्कूलों में हिंदी को एक अनिवार्य विषय बनाया जाए और यहाँ तक कि हाईकोर्ट की कार्रवाई भी हिंदी में करने का सुझाव दिया गया। काफी बड़े कदम थे ये। अब इन सिफारिशों पर विचार करने के लिए 1957 में जीबी पंत की अध्यक्षता में एक संसदीय समिति बनी। ये समिति आयोग की ज्यादातर बातों से सहमत तो थी, पर उन्होंने एक बहुत ही जरूरी बात पर जोर दिया। वो ये कि ये बदलाव बहुत धीरे धीरे और सबकी सहमति से होना चाहिए, किसी पर कुछ भी थोपा नहीं जाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण था। और अब कहानी में थोड़ा तनाव बढ़ता है। वो जो 15 साल की समय सीमा थी, यानी साल 1965, वो अब नजदीक आ रहा था। और एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी, पूरे देश का प्रशासन सिर्फ हिंदी में चलाना अभी भी मुमकिन नहीं था। वो जो 15 साल का पुल था, वो अभी अधूरा था। तो अब इस बड़ी समस्या को हल करने के लिए 1963 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून लाया गया, राजभाषा अधिनियम, यानी द ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट। ये कानून उस 1965 वाली डेडलाइन के सवाल का जवाब था। और इस कानून ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल, एक बहुत ही व्यवहारिक रास्ता निकाला। इसने दो बातें साफ कर दी। पहली, 1965 के बाद भी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का इस्तेमाल सरकारी काम के लिए जारी रहेगा। और दूसरी, केंद्र सरकार और गैर हिंदी भाषी राज्यों के बीच संवाद अंग्रेजी में हो सकता है। इसने भारत में आधिकारिक तौर पर द्विभाषावाद यानी बाइलिंगुअलिज्म के एक नए दौर की शुरुआत की। मतलब वो जो 15 साल वाली डेडलाइन की तलवार लटक रही थी, उसे हटा दिया गया। तो इस पूरे ऐतिहासिक सफर का आज के समय में क्या मतलब है? ये पूरी कहानी हमें वापस उसी एक शब्द पर ले आती है जिससे हमने ये सारी बातचीत शुरू की थी। यही वो पूरा ऐतिहासिक सफर है, यही वो कहानी है जो बताती है कि प्रयोजन मूलक हिंदी क्यों मौजूद है। इसका जन्म किसी एक दिन में नहीं हुआ। ये तो दशकों की बहसों, आयोगों की सिफारिशों और कानूनों की भट्टी में तप कर तैयार हुई है। एक ऐसी भाषा जिसे खास तौर पर राष्ट्रीय प्रशासन के एक प्रयोजन के लिए ही गढ़ा गया है। और अंत में एक बहुत दिलचस्प सवाल छोड़ जाते हैं। आज के डिजिटल युग में जब हमारे पास गूगल ट्रांसलेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कमाल के टूल्स हैं जो पलक झपकते ही किसी भी भाषा का अनुवाद कर सकते हैं, तो ऐसे में एक राजभाषा का भविष्य क्या है? क्या इसकी जरूरत आज भी उतनी ही है जितनी 70 साल पहले थी? इस पर सोचिएगा जरूर।